हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई जंक्शन पर। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। हमने क्लास 9 का मोशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। फिजिक्स में हम मोशन का 7 लेक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं और अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाके उसे देखें। ये 8th लेक्चर होने वाला है, आई थिंक। हाँ, 8th लेक्चर है और 8th लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, चलिए पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल मेथड से हम प्रूफ पढ़ेंगे, प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ। कि ग्राफ का यूज करके कैसे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, ग्राफ से देखेंगे। अलजेब्रिक मेथड से हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे कि कैसे कोई बॉडी सर्कुलर मोशन फॉलो कर रही है विथ कांस्टेंट स्पीड, तो उसके साथ क्या क्या चीजें होंगी, क्या उसका एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। ये एक ऐसा केस आपको मिलेगा जिसमें कि कांस्टेंट स्पीड होने के बावजूद भी कुछ एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, चलिए पहले फिलहाल अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो अभी आगे के लेक्चर में समझ में आ जाएगा। और देखते हैं प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ क्या कहता है। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को इसको मैं करूंगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन तो आपको पता ही है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड जो है वो है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बेसिकली हम लोग s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ही प्रूव करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला जो प्रूफ है वो बहुत इजी है और थर्ड वाला फर्स्ट और सेकंड के हेल्प से ही होता है। ठीक है, चलिए जो भी है अब करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। ये लेक्चर 8 भी मैं रब कर देता हूं। ये करना है मुझे, क्या क्या करना है पहले वो नोट कर लेते हैं। ए नंबर में मुझे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी प्रूव करके दिखाना है। बी में मुझे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूव करके दिखाना है। और सी नंबर में मुझे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस प्रूव करके दिखाना है। यही 3 इक्वेशंस होते हैं मोशन के, यही 3 मुझे प्रूव करना है। और प्रूव करने में हम हेल्प लेंगे किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से करना है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सारी चीजें प्रूव हो जाएंगी। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए ऐसा ही तो होता है। वाई एक्सिस पर वेलोसिटी होती है, मीटर पर सेकंड में हमने ले लिया है, कुछ लेना होता है यूनिट, टाइम मैंने सेकंड में ले लिया है और टाइम को एक्स एक्सिस पे रखा है। ठीक है, ये पहले से ही एक ग्राफ ड्रॉन है और ये ग्राफ अपने आप में बहुत सारा चीज बताता है। बताइए, ये रहा है कि अगर t 0 है तो ऑलरेडी इसके पास एक u नाम की वेलोसिटी है। इसका मतलब बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी u है। जैसे जैसे टाइम बीतता है t पर, जब t टाइम बीत जाता है, मतलब t वाले मार्क पे जब चली जाती है, जब t वाला मार्क आता है तो वेलोसिटी उसकी बढ़ रही होती है और स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ मिला हुआ है, यानी कि वेलोसिटी कुछ यूनिफॉर्म वे में बढ़ रही है, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये बढ़ रही है वेलोसिटी उसकी। और हो कितनी जा रही है? फाइनली v हो जा रही है। कब? आफ्टर टाइम t सेकंड्स। ठीक है, यानी कि हमने एक बॉडी का एग्जांपल लिया हुआ है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है और इनिशियली उसकी वेलोसिटी u है, फाइनली वेलोसिटी उसकी v हो जाती है आफ्टर टाइम t सेकंड। और हम ये अज्यूम करेंगे कि उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ s नाम का हुआ होगा और तब हमें प्रूव करना है कि ये 3 बातें सही साबित हो रही हैं। बात आपको समझ में आया नहीं? ग्राफ किस बॉडी का बनाया हमने? ठीक है, चलिए फर्स्ट वाले को करते हैं, फिर सेकंड को और थर्ड को भी करेंगे। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं, आपको घबराना नहीं है और बस देखते जाना है, सारी चीजें समझ आएंगी। अच्छा, इससे पहले मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको बता चुका हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। और एक और चीज मैं बता चुका हूं, अगर स्लोप किसी ऐसे कर्व का जो कि स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ में अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो स्लोप पक्का है कि आपका कांस्टेंट होगा, वो बदल नहीं रहा है इसका मतलब। यानी कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसे हम, मुझे एक स्ट्रेट लाइन यहां नजर आ रहा है तो इसका यही मतलब हुआ, यहाँ मीनिंग यहाँ ये निकल करके आता है कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप इसका एक्सेलरेशन बताता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो बॉडी है जिसका भी डाटा देख करके हम ये ड्रॉ किए हुए हैं ग्राफ, उस बॉडी के साथ एक अच्छी बात यह है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ठीक है, और इक्वेशंस ऑफ मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी का ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में नहीं है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड नहीं होंगी। चलिए
इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं वो मैं नोट कर लेता हूं। सबसे पहले तो प्रूव मुझे करना है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को, और चीजें क्या क्या अवेलेबल हैं, कहने का मतलब जो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है वो जो बॉडी है, एक बॉडी है जिसका कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सबसे पहले तो ये चीज है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और फाइनल वेलोसिटी उसके पास क्या है v है। टाइम क्या है, कितने समय में ऐसा हो जा रहा है, तो t टाइम में हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ऐसा करने में, तो वो हो रहा है s नाम का। तब मुझे ये प्रूव करना है, फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई प्रॉब्लम है क्या? इतनी सारी चीजें उस बॉडी के साथ हैं तो उसका ग्राफ मिलेगा ऐसा। गलत लिखा है, ग्राफ बनाया है क्या हमने? नहीं। देख लीजिए, अगर इतनी सारी चीजें हैं बॉडी के पास, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी u है, दिखाई दे रहा है t0 पे u है, फाइनल वेलोसिटी v है, आफ्टर टाइम t सेकंड्स v हो जाता है, टाइम क्या है t है, t सेकंड्स ही हमने लिखा है, डिस्प्लेसमेंट s है, यहाँ बता नहीं सकते हैं, आगे चल के मैं ड्रॉ करूंगा, एरिया अंडर द कर्व बनाऊंगा और वो जो ड्रॉन पार्ट होगा वही डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और हम लोग फिर ऐसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। बॉडी के साथ क्या क्या है, ये सारी चीजें अब मुझे प्रूव करना, अब फिर मैं इसको रब कर देता हूं, आप मुझे बताएंगे, मुझे आप ये बताएंगे, अगर मैं इस पॉइंट को A कह दूं और इस पॉइंट को मैं B कह दूं, कहने का मतलब ये पॉइंट B क्या है, ये V के कॉरेस्पॉन्डिंग मिला है और नीचे से T के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है, ये A है। अच्छा, इसको चलिए मैं ज्वाइन ही कर देता हूं समय के लिए, यहां पे इसको मैं मान लेता हूं C और ये मान लेता हूं मैं D पॉइंट। D पॉइंट कौन सा है, ये T वाला, T मार्क जो है वहां वाले पॉइंट को मैं D कह देता हूं, ये ऑलरेडी O होता ही है। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे आप ये बताएंगे कि क्या इस AB स्ट्रेट लाइन का स्लोप बता सकते हैं या नहीं? आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो जब बॉडी मोशन में जो है बॉडी, उसके लिए अगर AB का मैं स्लोप निकाल दूं तो बॉडी का एक्सेलरेशन निकल जाएगा, यही तो निकलेगा। अब आप देखिए, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं या नहीं कि स्लोप ऑफ AB क्या होगा? आप खुद बताइए, स्लोप ऑफ AB क्या होगा? वो होता है चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। लिख ही लेते हैं, चेंज इन y एक्सिस, यही तो होता है, बेसिक चीज तो यही है, चेंज इन x एक्सिस, ऐसे मैंने समझाया था। अब आप एक बात बताइए, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि स्लोप ऑफ AB यहां क्या होगा। AB जो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है मुझे ग्राफ में, वो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कर्व मिला है मुझे, तो पक्का है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो इसकी जगह मैं एक्सेलरेशन A लिख सकता हूं या नहीं? अच्छा, चेंज इन y एक्सिस क्या हो जाएगा? आप देखिए y एक्सिस में क्या चेंज आया है A से B में जाने, y एक्सिस में तो यही चेंज आएगा ना कि पहले क्या था, ऐसे जब मैंने ज्वाइन किया तो ये क्या था, ये वाला हिस्सा क्या है, u है, ठीक है, और ये पूरा हिस्सा क्या है, v है, वही यहां से हमने देखा। तो आप जरा देखिए, शुरू में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा A का, 0, यानी कि पहले ही u है, इसके पास u है ना, y कोऑर्डिनेट में तो u है, देख सकते हैं, ये नहीं भी बनाता तो आप समझ जाते हैं, y कोऑर्डिनेट में u है। अब फाइनली जब ये यहां जा रहा है, यहां क्या हो जा रहा है, t कॉमा, अरे इसको ऐसे लिखेंगे ना, t कॉमा v लिख सकते हैं, और a को मैं क्या लिखूंगा, 0, लिखूंगा। आप खुद देखिए, इसको ज्वाइन करके भी और मैं अच्छे से समझा दिया, लेकिन यहीं से देख सकते हैं 0, और t, v।
क्या चेंज आया y में? y यहां u से v हो गया, तो चेंज क्या आया? v माइनस u, बाद में v हो गया, पहले u था। और चेंज इन एक्स एक्सिस क्या आया? ये जो पॉइंट d है वो क्या है? 0, t ही तो है। यहां पे चेंज इन एक्स एक्सिस का मतलब हुआ शुरू में कहां था? a का जरा देखिए, कोऑर्डिनेट देखिए, 0 है, और जब b पे चला जा रहा है तो t हो जा रहा है, यही तो है। समझ में आया? यहीं से, इन दोनों से ही आपको सब समझ आ जाएगा। चेंज इन एक्स एक्सिस कितना हुआ? 0 से हो जा रहा है t, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले x यहां था, अब x यहां होने की वजह से यहां से t आप ले सकते हैं उसका, मतलब t का चेंज आ रहा है, t माइनस 0 है। ठीक है, समझ आ रहा है? बाद में t हो गया, शुरू में 0 था, तो t माइनस 0, तो इसका क्या हो जाएगा? v माइनस यू। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप एक बार रिपीट कर लिया कीजिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो v माइनस यू अपॉन टी आ गया, ये तो वैसा ही वाला चीज आ गया, हम लोग शुरू से जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी ये होता भी है, तो ग्राफिकल मेथड से भी किए तो वैसे ही आया। आप कान सीधा पकड़े या घुमा के उल्टा पकड़े, बात पकड़ना कान को ही है, तो इसलिए वही सारी चीजें आएंगी। तो यहां से भी मिल गया मुझे a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी। a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी यानी कि आ गया, तो आप लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। वैसे ही अब ये ऐसे तो पहले भी करते थे हम, और इसको अरेंज कर लेंगे, v को अकेला छोड़ दीजिए, इधर जाएगा तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। और यही आपको प्रूव करना था। किया क्या हूं मैं? यहां से इस माइनस यू को इधर लेके आ गया, यू प्लस ए टी हो गया, और v अकेला है उधर है, तो मैं उस साइड v को अकेला लिखूं, इधर u प्लस ए टी लिखूं, या पूरा v मैं इधर लिख दूं, उसको उधर लिख दूं, बात तो बराबर ही है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। मतलब इस माइनस यू को मैं इधर लिख दूं तो यू प्लस ए टी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वी हो जाएगा। वैसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात वही है। हो गया कि नहीं? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, प्रूफ बिल्कुल हो गया ना? समझ में भी आया होगा। थोड़ा हम स्लो इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। इसको रब करता हूं क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें टाइम भी लगेगा, ये आसान था। चलिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब अगर मैं नहीं भी बनाता, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये जो मैंने यू वी दिखाया हुआ है तो वो मैं प्रूव कर सकता था, लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जरूरी था इसको मिलाना, फिर ऐसे वैसे करना, इसीलिए मैं पहले ही बना दिया। चलिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या होता है भाई साहब? s तो होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। इन दिस वेरी केस, इस केस में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है? बॉडी जब u से v वेलोसिटी गेन कर ले रही है आफ्टर टाइम t सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये निकालना है अगर, तो आप एक चीज पढ़ चुके हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, इसका ग्राफ बनाइए, और ग्राफ के नीचे वाला जो एरिया होगा, कहने का मतलब ग्राफ के नीचे वाला ये जो एरिया है, ये एरिया, ये जो भी एरिया है, ये जो मैं क्रॉस बना रहा हूं, ये सारा एरिया, ये भी, ये जितना भी एरिया होगा इसके नीचे का एरिया, तो एक यहां से मैं ड्रॉ कर दूंगा। ध्यान रहे, एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच का एरिया मुझे पता करना है, तो यही तो होगा। जहां जहां मैं ये रेड रेड क्रॉस बनाया हूं, ये पूरा ये जो एरिया है, ठीक है, ये पूरा एरिया क्या है? क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी बताएगा। ठीक है, तो मैं एक चीज लिख सकता हूं या नहीं, आप खुद बताइए मुझे, कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एरिया अंडर ए बी होगा या नहीं? जैसे वहां मैं लिख रहा था स्लोप ऑफ ए बी, वो एक्सेलरेशन बता दे रहा था, वैसे ही एरिया अंडर ए बी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा या नहीं? बिल्कुल बताएगा। डिस्प्लेसमेंट को हम एस कहते हैं। एरिया अंडर ए बी को मैं ये लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ओ ए बी डी, लिख सकता हूं कि नहीं? ये क्वाड्रिलेटरल है ओ ए बी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है ना। देखिए, इसको अलग मैं निकाल के अगर आपको समझाऊं, ओ ए बी डी कुछ ऐसा है, ऐसा है,
ये आपका O है, ये आपका A है, ये आपका B है, फिर ये D है। यही तो है, यही तो आपको एरिया निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। यहां नहीं समझ में आ रहा हो तो यहां से आप समझ सकते हैं। तो वही मैं लिखा हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ए बी के अंडर का एरिया जो होगा वो एरिया ऑफ ओ ए बी डी होगा। तो यही मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए अब मैं दिमाग ये लगा रहा हूं कि ओ ए बी डी का एरिया निकालना बड़ा टेढ़ा लग रहा था, हालांकि उतना टेढ़ा तो नहीं है, ये एक ट्रेपीजियम भी है। चाहे तो आप सीधे डायरेक्ट ट्रेपीजियम के एरिया के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसलिए मैं पहले ही इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं इसे ज्वाइन करूंगा मुझे दो चीजें मिल जाएंगी। एक तो ये एरिया, ये एक ट्रायंगल मिल जाएगा ए बी सी, और दूसरा ये रेक्टेंगल मिल जाएगा ओ ए सी डी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी लिख सकता हूं। अब आप एक बात बताइए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 इंटू ये दोनों जो आर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट, मतलब बेस इंटू हाइट कह सकते हैं। यहां बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, ये अगर बेस है तो ये खुद ही इसका नेक्स्ट जो आर्म बचता है हाइपोटेनस छोड़ के वही उसका हाइट हो जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका, यानी कि AC इंटू BC लिख सकते हैं कि नहीं। AC क्या है, अगर इसको आप बेस समझ रहे हैं, BC क्या काम करने लगेगा, हाइट का काम करने लगेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकल गया या नहीं। अच्छा, एरिया ऑफ OACD, ओ ए ये पॉइंट ए है, CD ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है यहाँ पर, आप देखिए लेंथ, ये OD आप मान सकते हैं, OD इंटू ये क्या मान सकते हैं, CD मान सकते हैं, CD यही तो है ये क्या है, S निकल रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकल रहा है, ध्यान रहे। अब आप बताइए जरा 1/2, ये AC क्या है, AC आपका यही तो लेंथ है, ये लेंथ क्या होगा, यही तो T वाला लेंथ होगा। यहां से यहां तक क्या है, ये T ही तो है लेंथ में, तो इसको मैं लिख सकता हूं T। BC को मैं क्या लिख सकता हूं, BC यहां से यहां तक पूरा V है, इतना दूर U है, तो BC क्या हो जाएगा, V माइनस U हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लें फिर देख लें, V माइनस U होगा। ठीक है, प्लस OD क्या है, OD आपका T है, और CD क्या है, CD आपका U है। ठीक है, अब आप बताइए कि S जो होगा वो, इसको जरा सॉल्व कर लें, तो इसको तो अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए, T इंटू V माइनस U प्लस में UT। एक चीज आपको दिखने लगा होगा, UT आने लगा। ठीक है, बात यही है कि बस इसको मैं सॉल्व कर दूं ताकि सॉल्व होने के बाद ऐसा आ जाएगा, कोई बात नहीं है। यहां तक आपको समझ में आया या नहीं, S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू T इंटू V माइनस U प्लस UT। ठीक है, अब चलिए मैं ऊपर रब कर देता हूं और लिखता हूं आगे की चीजें। आगे की चीजों को मैं लिखता हूं, यहां V माइनस U है, और इस V माइनस U के ही साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे हम, क्योंकि UT तो मुझे मिल गया है, T मुझे चाहिए, ये हाफ हाफ दिख ही रहा है। चलिए इस वाले लाइन को हम क्या करते हैं, ऊपर नोट कर लेते हैं। हम कहां तक पहुंचे हैं, S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू T B माइनस U प्लस में UT, यहीं तक पहुंचे थे। इसके आगे हम करते हैं। ठीक है, यही मैं लाइन वापस से ऊपर लिख दिया। चलिए अब ये S हो जाएगा, B के जगह आप बताइए क्या मैं पुराने इक्वेशन से, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से U प्लस AT लिख सकता हूं या नहीं। ये सिर्फ मैं V के लिए लिखा हूं, और ये माइनस U तो है ही, और प्लस ये UT है। ठीक है, अच्छा ये हाफ है, ये T हुआ, और U से माइनस U और U कट जाएगा तो ये AT हो जाएगा, यानी प्लस में UT हुआ। अब आप बताइए, ये 80 है इंटू T, 80 स्क्वायर हो जाएगा, यानी प्लस UT।
एस की वैल्यू 80 हाफ 80 स्क्वायर प्लस यूटी हो गई। तो आप बताइए कि क्या एस को इसी को अरेंज बस कर देंगे, यूटी को पहले लिख दीजिए प्लस हाफ 80 स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा खेल क्या है, एक अच्छा सा ग्राफ बनाना है आपको, फिर चीजों को अच्छे से कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिख करके समझ लेना है कि कौन सी चीजें क्या क्या है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इजी है, उसमें तो जस्ट स्लोप निकालेंगे, स्लोप एक्सेलरेशन होता है ऑलरेडी हम जानते हैं, और उसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। सेकंड इक्वेशन में क्या होता है कि उस ग्राफ के नीचे वाले एरिया से मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट मिलता है, बस इस फंडे को यूज करेंगे और तब पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, तो एस की वैल्यू ये पूरा एरिया हो जाएगा। ये पूरा एरिया निकालने में परेशानी होगी तो पहले एरिया इसका निकाल देंगे ट्रायंगल का, फिर रेक्टेंगल का निकाल देंगे, दोनों को ऐड करते हुए चलेंगे। और बीच में क्या आएगा, कुछ ऐसा जब सीन आ जाएगा यहाँ पे, जब एक ऐसा स्टेटमेंट आएगा, तो इस v से मुझे नफरत है। यहाँ क्यों नफरत है? क्योंकि इसको जिसको प्रूव करना है ना, उसमें कहीं v नजर ही नहीं आ रहा है। बस v को मैं बदल दूंगा, किसमें बदलूंगा? u और a और t के फॉर्म में बदलूंगा, मतलब बाकी चीजों में चेंज कर लूंगा। कहां से चेंज करूंगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके u प्लस एटी करूंगा, सॉल्व करूंगा, आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए मैं इसको रब करता हूं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं बताता हूं कि आखिर कभी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाए, ग्राफिकल मेथड से करें तो आपको करना क्या हो। इसको रब कर देता हूं। कभी भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आ जाता हो, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है, फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है। आप समझिए जरा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as अगर प्रूव करने को आ जाए, ज्यादातर या तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने को आ सकता है या वो भी नहीं आएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बहुत सारी चीजें हैं वही प्रूव करने को पूछा जाता है। लेकिन फिर भी अगर आ जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो वो तो आसान है। सेकंड इक्वेशन मोशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने तुरंत किया, उसका प्रूफ आपको एकदम याद होना चाहिए फिगर विगर के साथ, ग्राफ के साथ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप फिर भी अगर पूछ लिया गया, आप क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे और उसके बाद से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम कि वी नो, पहले प्रूव कर लेंगे और हम लिखेंगे वी नो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, कि ये होता है। ग्राफिकल मेथड से ही प्रूव करके रखे रहेंगे, फिर कहेंगे कि देखो भैया ये तो होता है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हुआ है। अच्छा, और s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी होता है, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे कि आपको लाना है ये लाने के लिए कुछ दिमाग लगाना है। इसमें क्या करेंगे, इसकी एक वैल्यू ले आकर के पुट कर देंगे। आप देखिए इसमें कहीं भी आपको टी नजर नहीं आ रहा है, आपको ए चाहिए, एस चाहिए, यू चाहिए, वी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। एस कहाँ है? इसमें तो है ही नहीं, एस इसमें है। इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को अब आप कहेंगे ग्राफ का यूज मैं कर ही नहीं रहा हूं, ये तो अलजेब्रिक मेथड का यूज कर रहा हूं। ग्राफ का यूज इसको प्रूव करने और इसको प्रूव करने में करूंगा और उसके बाद से अलजेब्रिक मेथड से कर लूंगा। यही एस नजर आ रहा है तो इसी में मुझे भरना होगा किसी वैल्यू को यहां से उठा के। चलिए कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। फ्रॉम वन, पहले इक्वेशन से मैं क्या करूंगा? टी की वैल्यू निकालूंगा। v इज इक्वल्स टू, सॉरी यहां देखिए मुझसे एक गलती हुई, ut लिख दिया मैं, u प्लस एटी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी है, यहां से मैं t की जब वैल्यू निकालूंगा तो एटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? v माइनस यू आएगी। इसको मैं इधर अगर लेके चला जाऊं v माइनस यू हो जाएगा। t की वैल्यू जो हो जाएगी वो v माइनस यू अपॉन में a होगा या नहीं होगा, ये बताइए। इसको आप तीसरा इक्वेशन ऑफ इसको आप तीसरा इक्वेशन मान सकते हैं। इसी वैल्यू को सेकंड में आपको पुट कर देना है। आप लिखेंगे यहां पर पुटिंग t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a इन, इस इक्वेशन में पुट करना है, इन इक्वेशन 2। क्या किया मैं? इसको नोट किया, इसको नोट किया, इसी में पुट करना है, लेकिन t की वैल्यू को मैं रिप्लेस करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि t इधर नजर नहीं आ रहा है। t की वैल्यू कहां से मिलेगी? ऊपर वाले इक्वेशन से मिलेगी। फ्रॉम फर्स्ट में गया, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी लिखा, t की वैल्यू निकाला v माइनस यू अपॉन a, और इस v माइनस यू अपॉन a को मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर दूंगा। चलिए पुट करके मैं दिखाता हूं, इसको रब कर दूं।
इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए याद रखिएगा टी की वैल्यू क्या आई है, v माइनस यू अपॉन ए। जब मैं पुट करूंगा तो वो हो जाएगा कुछ ऐसा, s इज इक्वल्स टू यू, टी था ना, टी की जगह क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में a, यू टी है प्लस हाफ a, और टी स्क्वायर की जगह v माइनस यू अपॉन में a का स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख रहा हूं मैं, t की जगह v माइनस यू अपॉन a लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पहले मैं उसको निकाल चुका हूं इक्वेशन ऑफ मोशन 1 से। ठीक है, अब आप इसी को बस सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। अच्छा ये चीज मैं अलजेब्रिक मेथड से जब प्रूव कर रहा था तो भी मैं बताया था। तो ग्राफ में अंतर आप सोच रहे होंगे क्या है, बस ग्राफ में अंतर ये है कि ग्राफिकल मेथड से आप फर्स्ट और सेकंड को प्रूव कीजिए, फिर थर्ड को करने के लिए फिर उन्हीं दोनों के हेल्प से अलजेब्रिक मेथड से कर दीजिए। थोड़ा एग्जामिनर को लगेगा हाँ ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट और सेकंड तो किया ही है, थर्ड को डायरेक्ट ग्राफिकल मेथड से नहीं कीजिए आप, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा फंस जाएंगे। तो ये एक तरीका है। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या हो जाएगा, अंदर ही मल्टीप्लाई होगा, यूवी हो गया, यूवी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ए, और यहां क्या हो जाएगा, आप देखिए ए है, और इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, और नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा। आप बताइए इस एक ए से इसका स्क्वायर खत्म हो गया या नहीं, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूवी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस में ऊपर ये वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, और नीचे में ए। अब ये ए जो है एलसीएम निकाल लीजिए आप, तो एलसीएम ए हो जाएगा, ये uv माइनस यू स्क्वायर, और ये प्लस में ही है, आराम से इसको खोल के लिख दीजिए, यू स्क्वायर सॉरी वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। आप जरा देखिए, अब इसको ध्यान से देखिएगा, uv और माइनस 2uv क्या हो जाएगा, माइनस uv हो जाएगा। ठीक है, कहीं कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। यहां ये 2 छूट गया, यहां ये 2 छूट गया, ये 2a स्क्वायर होगा। कुछ समझ आ रहा है या नहीं, यहां ये हाफ ए टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर की जगह ये हमने यूज किया, लेकिन हाफ का ये 2 छूट गया, यहाँ आपको 2 यूज करना है, और वो यहां फिर एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो ये दोनों पे भी 2 टाइम्स ये हो जाएगा। गलती हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक था, ये पकड़ में भी आ गया तुरंत। यहां 2 छूटा था, 2 यहां लिखा, एलसीएम 2a हुआ, फिर यहां इसकी वैल्यू 2 इंटू यूवी माइनस यू स्क्वायर हुई। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसको खोल के जरा लिखिए, 2uv हो गया माइनस 2u स्क्वायर हो गया प्लस में v स्क्वायर हो गया माइनस में 2uv हो गया। अब आप देखिए नीचे 2a ही है, अब इस 2uv से माइनस 2uv कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस v स्क्वायर और माइनस 2u स्क्वायर बचेगा। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ फिर गलत हो रहा है क्या, देख ले एक बार, मेरे ख्याल से गलती तो नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए देखिए, गलती यहां ये हुई कि ये यू स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां लिखना भूल गया। चलिए ये यू स्क्वायर यहां छूट गया, माइनस 2uv। ठीक है, अब आप देखिए प्लस 2uv से माइनस 2uv कैंसिल हो गया, और यहां अब मैं ऊपर लिख देता हूं, ऊपर इस यहां लिखता हूं, इसको रब करके इस स्टेप तक। ठीक है, अब कहीं कुछ गलत नहीं है, वो थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया था, यहां है। अब आपको क्या करना है, इसको जब सॉल्व करेंगे s की वैल्यू जो आएगी, ये माइनस 2u स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर मिलके माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये वी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले वी स्क्वायर को लिख दिया, और फिर देखिए माइनस यू स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर मिलके माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2a हो जाएगा। समझ में आया नहीं, एक तो मिस्टेक ये हुआ था कि 2 छूट गया था, दूसरा मिस्टेक छोटा सा ये हो गया कि यू प्लस यू स्क्वायर छूट रहा था। आप ध्यान दीजिएगा, बस सारा खेल कैलकुलेशन का ही है, वो मैं सही कर दिया, फिर आपको दिख रहा है ये कैंसिल हो गया, फिर वी स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस
यू स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि -2u² प्लस यू स्क्वायर है, ठीक है, तो -u² हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको इधर मैं भेज दूंगा, 2as हो जाएगा इज इक्वल्स टू v² - u² हो गया। इसी को अरेंज कर लूं तो v² इज इक्वल्स टू u², इसको इधर भेज दूं तो 2as हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे इधर भेज रहा हूं तो फिर लिख इधर क्यों रहा हूं, क्योंकि इसको इधर भेजा और ये पूरे पार्ट को मैं इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इस तरीके से कैसे भी अरेंज करके लिख सकता हूं, कोई दिक्कत परेशानी। v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as होता है। समझ में आया या नहीं, प्रूव हो गया या नहीं, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव कर सकते हैं या नहीं, अब आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे हुआ सारा खेल, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने में और दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने में, तीसरे में तो पूरा पूरा अलजेब्रिक मेथड से कर देते हैं, दोनों का यूज करके। कैलकुलेशन मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा जैसे अभी मुझसे हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको रब करता हूं और अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से उसको खत्म करते हैं। चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें दो चीजें हैं, एक तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब स्पीड कांस्टेंट रहे, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी हो मोशन में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करे तो यूनिफॉर्म है। सर्कुलर का मतलब क्या हुआ, सर्कल में हो। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे थे। अब ये सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, सर्कुलर मोशन भी हो सकता है या नहीं। तो सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करती है, यानी कि विद कांस्टेंट स्पीड मूव करती है, तो उसको बोलते हैं हम कि बॉडी का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। मतलब बॉडी ऐसा मूव कर रही है कुछ सर्कल में, सर्कल के साथ क्या खास बात होता है कि एक उसका सेंटर होता है ओ, एक उसका रेडियस होता है। ये अगर बॉडी यहाँ पे मान लीजिए मैं किसी धागे में किसी बॉडी को बांध दिया हूं, छोटा सा कोई ईंट है वो बांध दिया हूं और ऐसे घुमा रहा हूं, तो वो या ऐसे ही मैं घुमाने लगा, तो ये एक सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा या नहीं ये बॉल। इसकी वेलोसिटी v है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बॉल जो है या वो कोई भी स्टोन है वो क्या है, सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है। और सपोज कीजिए अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और उस स्पीड की वैल्यू v है, तो हम कहेंगे कि ये हर जगह हर पॉइंट ऑफ टाइम पर जब मैं देखता हूं तो ये v वेलोसिटी से मूव करता है। आप सोच रहे होंगे कि तब तो यहां इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है इसका, ये तो सोच रहे हैं सर्कुलर मोशन है और यूनिफॉर्म है। बिल्कुल ये सर्कुलर मोशन है और यूनिफॉर्म भी है। यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि इसकी स्पीड नहीं बदल रही है, यहां भी v है, यहां भी v स्पीड इसका है। लेकिन कभी कभी देखिए मैं खुद भी बोल रहा था कि इसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही है, मगर मैं गलत, वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि यहां इसका डायरेक्शन जो है इधर की तरफ है और यहां इसका डायरेक्शन इधर की तरफ। आप बताइए, वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में तो डायरेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं ये कहूंगा इसकी स्पीड नहीं बदल रही है, यूनिफॉर्म है तो स्पीड नहीं बदल रही है, सर्कुलर मोशन में है, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, इसकी स्पीड बदल नहीं रही है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा इसकी वेलोसिटी एक ही रह रही है, वेलोसिटी नहीं बदल रही है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का तो डायरेक्शन होता है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है ये मैं बोलूंगा, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि अगर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है तो यहां इस डायरेक्शन में है तो यहां इस डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, पाथ सर्कुलर होता है, ठीक है, पाथ सर्कुलर होता है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट होता है या नहीं होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। तो क्या होता है भाई, वेलोसिटी चेंज होती है, चेंजेस एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होती है। यहां तो इसका ये डायरेक्शन है, वही मैं अगर यहां पे देखूं तो इसका ये डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहां से बदल जाएगा कुछ डायरेक्शन, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, इधर होगा, हर पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। हाँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, वही स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट है यहाँ पे, वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है।
तो अच्छा, अब देखिए वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। वेलोसिटी अगर हमेशा चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज अगर होती है किसी बॉडी के टाइम के साथ, तो उसका एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो किसी विद्वान ने, किसी साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने निकाला भी होगा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम टू टाइम, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखा ये गया कि कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो वेलोसिटी जब चेंज होती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो उसका डायरेक्शन किधर होता है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और उसका नाम पड़ जाता है फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या बनता है? v स्क्वायर अपॉन r। अब यहां देखिए v क्या होता है? वही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, तो डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, और मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी हर जगह चेंज है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है। तो वही मैग्नीट्यूड जिसको कि मैं v से डिनोट कर रहा हूं वो v है यहां पर, और r क्या है? रेडियस ऑफ पाथ है, क्योंकि पाथ सर्कुलर है, तो वही रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो होगा वो r होगा। और जब आप v स्क्वायर अपॉन में r निकालेंगे तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल जाएगा, बॉडी का एक्सेलरेशन निकल जाएगा, जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, इसीलिए इसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या क्या समझे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि कांस्टेंट होता है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होती है, हर पॉइंट पर चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन होगा ही होगा, और एक्सेलरेशन जब हम निकालते हैं तो पता चलता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, नाम इसका पड़ जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ने जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने निकाला तो पता चला कि वो उसकी वैल्यू v स्क्वायर अपॉन r होती है, जहां की v जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है और r उस सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है। आपको ये बातें समझ में आई या नहीं आई? मुझे लग रहा है बिल्कुल अच्छे से समझ आई होंगी, और अगर समझ में आई तो इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। ये आपका जो चैप्टर है मोशन चैप्टर वो खत्म होता है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।